अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। तो जब भी हम उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, मेनली जब हम उनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी की तंजीम कैसे बनी है और इस स्टडी के दौरान उसकी सीक्वेंसिंग क्या है। अगर तो हमें बेसिक्स पता हो तो हमारे नॉलेज के लिए और हमारी स्टडी के लिए जो आगे चल के पढ़ेंगे उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी एनिमल्स की तंजीम की बात करते हैं, हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट के दौरान, कि उनके सेल्स और टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की क्या डिफरेंशिएशन है इन डिफरेंट फाइलम्स, तो इसके मुतालिक पढ़ेंगे। और ये सिंपल टॉपिक है, इसमें सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिप्लोब्लास्टिक है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इस टॉपिक में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की मजीद 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जो जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिनमें हमारे पास एसिलोमेट्स हैं, सूडोसिलोमेट्स हैं और ट्रूसिलोमेट्स हैं। तो हम इसकी थारोली स्टडी करते हैं। तो चलें हम आए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले है यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organisms whose bodies consist of single cells are cellular aggregates are unicellular organisms। तो वैसे ही हम जब साइंस, बेसिक साइंस की स्टडी करते हैं, वैसे हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। तो इसी से ही निकला है बिल्कुल कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर मिलकर एक जगह रह रहे हों और कॉलोनी बना दें तो उन्हें हम सेलुलर एग्रीगेट्स कहते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स शो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी एनिमल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न होता है, उसकी जो पहला लेवल है वो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेलुलर बॉडी प्लान्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो हमारे पास ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोटिस्टा किंगडम में पाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में और यहां तज़किरा आ गया प्रोटिस्टा का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम में वो उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जो मुतनाज़े हैं और उनमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। तो वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स से तो मिलती हैं, पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो मल्टी सेलुलर नहीं है, तो उन्हें हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन उनमें एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ मल्टी सेलुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनमें नहीं पाई जाती, इसलिए उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन all living functions are carried out within the cytoplasm of single plasma membrane। अगर हम यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम जानते हैं कि उसकी जो पेरिफेरी पर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और उसके साथ अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो इसी तरह, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है, इसलिए उसकी तमाम एक्टिविटीज वही एक सेल ही तो ट्रिगर करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम फंक्शन सिर्फ उस सेल का साइटोप्लाज्म ही करता है। Therefore, some zoologists use the term cytoplasmic organization for this organization। तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कुछ जोलॉजिस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि
इसी एक सेल का साइटोप्लाज्म तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल। और जब हम बेसिक बात करते हैं या कॉमन बात करते हैं तो आपने सुना हुआ है कि कुछ भी आसान नहीं होता। तो जितना आसान हम इसको समझ रहे हैं ये इतना भी नहीं है। चाहे एक ऑर्गेनिज्म के तमाम फंक्शन एक साइटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इतना सादा भी नहीं है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लोकोमोशन। चाहे ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है, उनमें लोकोमोशन भी होती है। फूड एक्विजिशन, वो खुराक भी हासिल करते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन भी करते हैं। वाटर एंड आयन रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, वो भी करते हैं। देन सेंसरी परसेप्शन, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंस भी करते हैं, और अगर खतरा है कहीं तो उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इन अ सिंगल सेल, इवन रिप्रोडक्शन भी होती है एक सेल में, तब भी तो इन्होंने अभी तक खुद को सस्टेन रखा हुआ है। इनमें डिवीजन होती है तो ये तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं और इस जहान में अभी तक भी हैं। सेलुलर कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स। वैसे तो ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवन सिंगल सेल मिलकर रहते हैं, काफी सारे सेल्स, तो अपनी ही कॉलोनी बना लेते हैं और आपस में एक लूज एसोसिएशन बना लेते हैं। जो लिंक होता है बॉन्ड होता है लेकिन लूज होता है, डिटैच हो सकते हैं। These cells exhibit little interdependence। तो आपस में ये एक दूसरे पर थोड़ा सा इन्हिसार भी करते हैं। किन मामलात में? कॉपरेशन, ताल्लुक में, कि एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है और ये मिलकर रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रांग भी होंगे। कोऑर्डिनेशन, रब्त के लिए, ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करना हो तो। Therefore, cellular aggregates cannot be considered as tissues। लेकिन इन्हें हम टिश्यू कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है कि टिश्यू की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हो, लेकिन ये किसी ऑर्गन का ग्रुप ऑफ सेल तो नहीं है, ना ही किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऑफ सेल है। ये तो हर सेल एक जानदार है, इसलिए हम इसे टिश्यू नहीं कह सकते। बट दीज ऑर्गेनिजम्स शो सम डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि ये मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए हम इनको डिवीजन ऑफ लेबर भी कह रहे हैं। Some cells may be specialized for reproductive, nutritive or structural functions। तो जो सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्टिव, न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां से हम इसको थोड़ा सा डीपली लेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट से। हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जिंदगी का आगाज, खास तौर पर अगर हम इंसानों की या मैमल्स की या कॉर्डेट्स की बात करें तो कैसे होता है। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी, इवन अदर ऑर्गेनिजम्स, अगर तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें पहले जो डिप्लॉयड सेल होता है वो मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होता है, और वो रिप्रोडक्टिव और गैमीट्स होते हैं जिनमें एग और स्पर्म्स हैं। जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे एक नया सेल बनता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमंस आपस में मिलते हैं, और उसके नतीजे में एक सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और साइंस कहती है कि एक जिंदगी का आगाज जाइगोट से होता है। तो वो जाइगोट जब फर्स्ट डिवीजन करता है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं माइटोसिस के नतीजे में, और इसी तरह माइटोसिस अगेन अगेन आगे की तरफ बढ़ती है और ये तकसीम दर तकसीम होने का अमल जारी रहता है। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में जब यही जाइगोट एक सेल और नंबर ऑफ सेल में डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाती है, तो
कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ, कुछ एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ दो टिश्यू बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टिश्यू बनते हैं, जिनमें एक एंडोडर्म है और दूसरा एक्टोडर्म है। तो हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन ही यही करते हैं कि वो एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के टिश्यू होते हैं, और इसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये लेवल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू लेयर्स फॉर्म्स डिफरेंट टिश्यूज इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कि जब सेल डिवाइड तकसीम दर तकसीम होता है तो उससे दो मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं, तीन नहीं बनती, दो बनती हैं, और वो दोनों लेयर्स टिश्यू हैं। तो हम अपने पुराने कंसेप्ट की तरफ वापस लौट आते हैं कि टिश्यू दरअसल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। जब जाइगोट से तकसीम दर तकसीम के बाद टिश्यू बन गए, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, तो उन्हें हमने हमने दो नाम दे दिए, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म। कैसे? कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें एम्ब्रियो में काफी सारी चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस में इन लेयर्स का बनना भी शामिल है। तो वो टिश्यू की लेयर जो आउटर साइड पर होती है, जो आउटर साइड पर होती है, जैसे ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, आउटर साइड पर होती है, इसे एक्टोडर्म कहते हैं। और जो दरमियान में गट्स या कैनाल बनाती है, जिसे हम इनवर्टिब्रेट्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, और अदर हायर एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। तो इसकी जो लाइनिंग होती है, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और ये एंडोडर्मल टिश्यू होते हैं, और टू टाइप्स के टिश्यूज हैं, इसलिए हम इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। Cells are organized into tissues in most animal phyla. Diploblastic organization is the simplest tissue level organization. तो हमारे लिए ये अहम है कि ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। Body parts of these animals are organized in two layers. जैसा कि मैंने कहा कि दो लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। These layers are derived from two embryonic tissue layers. कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो टिश्यूज की दो लेयर्स बन गई, उन्हें हम कह रहे हैं एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म। लेकिन आपको मेसोग्लिया भी नजर आ रहा है, ऑप्शन 3। तो दरअसल ये लेयर ऑफ टिश्यू नहीं है, नॉन सेलुलर लेयर है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक्टोडर्म, इट गिव्स राइज टू द एपिडर्मस। और आपको पता है कि एपिडर्मस आउटर लेयर को कहते हैं। अगर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो उसकी आउटर लेयर एपिडर्मस है। तो एपिडर्मस अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनिमल्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एपिडर्मस इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के लिए है ये। तो यहाँ पर तो इसका तस्करा ही नहीं है कि ये पौधे के लिए इस्तेमाल हो रहा है या एनिमल की बॉडी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट स्टैंड्स फॉर आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। ये तो मैटर ही नहीं करता कि वो पौधे की है या एनिमल की है। तो अगर हम एनिमल की स्टडी में एपिडर्मस यूज कर रहे हैं तो कंफर्म है कि ये एनिमल्स की आउटर वॉल होगी। इसी तरह एंडोडर्म, इट गिव राइज टू द गैस्ट्रोडर्मस। तो मैंने आपको कहा कि अगर इनवर्टिब्रेट्स फुली डेवलप्ड नहीं हैं और उनमें हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो हियर इज द टर्म गैस्ट्रो, जो जिसे हम खुराकी नाली भी कहते हैं, उसे गट की सराउंडिंग को जो घेरती है लेयर ऑफ टिश्यूज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी ये गट, जिसे एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, इसके गिर्द एंडोडर्म की लेयर मौजूद है, एंडोडर्मल सेल्स की लेयर मौजूद है। और इस तरह टू टाइप्स के टिश्यूज हो गए, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। गैस्ट्रोडर्मिस लाइंस द गट कैविटी, अभी हमने तस्करा किया। लेकिन एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कुछ और भी मौजूद है।
जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। तो हमारे पास दरअसल मीजोग्लिया ना तो सेल्स है और ना ही कोई टिश्यू है। ये सिर्फ एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस के दरमियान दरमियान में फाइब्रस प्रोटीन और पानी है, फाइब्रस प्रोटीन और वाटर है। तो इसी तरह mesoglea are non-cellular layers between the epidermis and the gastrodermis is called mesoglea। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, सेंटेंस एंड हो गया। गौर से देखें तो मैंने डॉट लगाया हुआ है जहां से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेल्स। तो यहां से अलग बात हो गई, cells occur in the mesoglea in some diploblastic organism। तो दरअसल जैसे मैंने आपको ज्यादा नॉलेज देकर बताया कि मेसोग्लिया फाइब्रस प्रोटीन और वाटर है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी मौजूद है, और वो ये है कि कुछ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के मेसोग्लिया में भी कुछ सेल्स बड़े होते हैं, बट दे आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन वो निकले होते हैं या एक्टोडर्म से या फिर एंडोडर्म से, इनके दरमियान तीसरी लेयर ऑफ टिश्यू कोई नहीं है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। The cells in each tissue layer are functionally interdependent। जैसा कि ये एंडोडर्म लेयर होगी तो इन सेल्स का आपस में इंटरडिपेंडेंसी है। तो टिश्यू की तो डेफिनेशन ही यही है कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर और स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये सेल्स सारे के सारे मिलकर ही एक खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर वो मिलकर ही खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपस में इंटरडिपेंडेंट होना तो जरूरी है। The gastrodermis consist of nutritive, digestive and muscular cells। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है, जब ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहा होता है और हो जाता है, तो हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस बनाता है मस्कुलर सेल्स of the alimentary canal or gastrovascular cavity and has muscle cells too। The epidermis contains epithelial and muscular cells। तो हमारे पास जो एक्टोडर्मस होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक्टोडर्मस ऑर्गेनिजम्स की डेवलपिंग बॉडी में जो एक्टोडर्म लेयर मौजूद है, ये बना रही है एपिथेलियल और मस्कुलर सेल्स जो बॉडी की आउटर कवरिंग बना रही हैं। अब इस छोटी सी थोड़ी सी वजाहत के बाद एग्जाम्पल दी जा रही है, द फेडिंग मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रा एक बात हो गई, और द स्विमिंग मूवमेंट्स ऑफ अ जेलीफिश टेक्स प्लेस बाय द कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसी तरह अगर हम सिर्फ हाइड्रा की बात कर लें, और हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है जहां से वो वाटर के जरिए फूड को अपने अंदर इन करता है। जब उसकी वो मूवमेंट हो रही होती है तो उसमें मौजूद ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्स फंक्शन करते हैं, तब तो उसकी न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है, फीडिंग कंप्लीट होती है। इसी तरह जेलीफिश जब मूवमेंट करती है तो जैसा कि आपको पता है कि उसमें जेट प्रोपल्शन होती है, जेलीफिश पानी अपने अंदर भर देती है और उसको प्रोपेल करती है और मूवमेंट करती है, तो उसके दौरान ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो काम करते हैं, तभी तो उसमें ये मूवमेंट होती है। These cells show tissue level organization। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में कौन सा होता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें, और इनमें टिश्यू की 3 लेयर्स होती हैं। टिश्यू की 3 लेयर्स होती हैं कि जब जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट करता है और उसमें तकसीम दर तकसीम होती है, सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, तो उसके नतीजे में बहुत सारे सेल्स जब बन जाते हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन 3 टिश्यू लेयर्स में हो जाती है।
the animals whose tissues are derived from 3 embryological layers called triploblastic layers. तो ये कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म जो बॉडी की बैरूनी लेयर बनाती है, एंडोडर्म जो गट बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाती है, और इसी तरह मेसोडर्म होती है जो क्या काम करती है? जो हमारे पास एक्टोडर्म की लेयर है उसको अंदर से सराउंड करती है। इसी तरह जो एलिमेंट्री कैनाल बनती है, यही मेसोडर्म की एक लेयर उसको जो हमारी गट है उसको बैरूनी जो बाहर जो रीजन है उसकी बाहर वाले सेल्स हैं उनको सराउंड करके जो एक सीलोम बनती है, उस सीलोम को दोनों तरफ से, गट साइड से और एक्टोडर्म साइड से अपनी एक्यूमुलेशन करके मेसोडर्मल सराउंडिंग प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह ectoderm, it forms the outer layer of the body wall and nervous system, and endoderm, it lines the gut. Mesoderm, it is a sandwich between the ectoderm and endoderm. This layer is called mesoderm. It gives rise to supportive, contractile and blood cells. और contractile जब भी वर्ड हम एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं तो इसका ताल्लुक हार्ट से होता है। तो इसी तरह मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पीपीएससी के जो लेक्चरशिप के जब भी एग्जाम आते हैं तो उनमें से यहीं से इसी बुक से, क्योंकि ये कंसल्टेड है बुक मिलर एंड हार्ले से, और यही क्वेश्चन ज्यादातर पिक किए जाते हैं। Tissues are organized to form excretory, nervous, digestive, reproductive, circulatory, and other systems. Triploblastic animals are bilaterally symmetrical. They are relatively active. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि हम इनकी मजीद ग्रुपिंग कैसे करते हैं? इनकी मजीद ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे सीलोम कहते हैं। अगर एज अ ह्यूमन हम अपनी बॉडी देख लें तो हमारी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्मिस है और आउटर बॉडी कवरिंग हमारे पास एक्टोडर्म है, और हमारी आउटर बॉडी की जो लेयर है इसकी अंदर वाली साइड से मेसोडर्म की लेयर मौजूद है, और इसी तरह हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके गिर्द भी मेसोडर्म की लेयर मौजूद है, और इसके दरमियान हमारी एलिमेंट्री कैनाल और हमारी बॉडी की आउटर लेयर के दरमियान जितनी भी स्पेस है, जितनी भी जगह है जहां पर हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं, इसे सीलोम कहते हैं। लेकिन हमारी इस पूरी दुनिया के एनिमल में सीलोम लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि कि हमारे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे फाइलम इनसे बिलोंग करते हैं, उनमें भी कुछ एसिलोमेट्स हैं जिनमें सीलोम नहीं होती, कुछ सीडोसीलोम है जिनमें फाल्स सीलोम होती है, और कुछ ट्रू सीलोम है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सीलोम, triploblastic animals are organized into several subgroups on the basis of body cavity coelom. Coelom क्या है? Coelom is a fluid filled space in which the internal organs can be suspended and separate from the body wall. तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग के अंदर जितनी स्पेस है हमारे एब्डोमेन में और हमारी जो है चेस्ट कैविटी में जहां ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी सीलोम है। बॉडी कैविटीज आर सीलोम हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है सीलोम का होना? इट प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, कि ऑर्गन जो डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं किसी भी बेबी में, या जब वो एडल्ट हो रहा होता है, तो उसके लिए ये सीलोम ही स्पेस प्रोवाइड करती है कि ऑर्गन डेवलप हो जाएं और अपना जो मैक्सिमम और ऑप्टिमम साइज है वो अटेन कर लें। इसी तरह इट प्रोवाइड्स
more surface area for diffusion of gases, nutrients and waste into and out of organs। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे लंग्स पर जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की कंट्रैक्शन और रिब्स की कंट्रैक्शन, उससे जो है गैसेस हम एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह जब सांस ले रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होना, लंग्स से उनका बाहर चले जाना हमारे जिस्म से, और हमारे जिस्म में फूड की जो एब्जॉर्प्शन है या एक्सक्रीटरी वेस्ट का ग्लोमेरुलर पार्ट पर जाकर सेपरेट होना, ये सब जितने भी तमाम चीजें हैं उसमें सीलोम का एक रोल है। इट प्रोवाइड्स एन एरिया फॉर स्टोरेज। तो एरिया फॉर स्टोरेज देता है। हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज भी स्टोर होते हैं और इसके साथ साथ ग्लाइकोजन भी स्टोर होती है। तो इसके लिए हमारी जितने भी, वैसे हम कहते हैं कि जब भी ज्यादा खाया जाए तो उससे हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाती है, तो उसकी फैट की एक्यूमुलेशन के लिए भी स्पेस कौन देता है? सीलोम देती है। इट एक्ट्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर भी काम करती है। क्यों? हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। It helps in the elimination of waste and reproductive products from the body। तो अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, अगर इसका हम ये पर्सपेक्टिव ले लें कि जब खुदा ना खास्ता जिन लोगों की किडनीज फेल हो जाती हैं तो पेरिटोनियम वो मेम्ब्रेन है, वो कैविटी है जहां से हम डायलिसिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टेड। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बॉडी साइज। तो बॉडी साइज इंक्रीज होने में भी ये हेल्पफुल है कि जैसे बॉडी साइज इंक्रीज होता है सीलोम भी इंक्रीज होती है और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसा बॉडी साइज होगा वैसे ऑर्गन के साइज भी उसके साथ साथ वेरिएट करते हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे ही हम ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास एसिलोमेट्स हैं, सूडोसिलोमेट्स हैं और ट्रू सिलोमेट्स हैं। जैसे ही हम इनकी बात करेंगे तो इनकी बात में आपको ये इस फिगर की डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कि हमारी जो सीलोम है वो हाइड्रोस्टैटिक कैसे है? तो क्योंकि हम सब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, तो इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी का सारा इनसार हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पर होता है। तो हाइड्रोस्केलेटन इसलिए पढ़ना लाजमी है। दिस स्केलेटन आर स्पोर्ट्स produced by the sport of pressure of fluid within the body cavity is called hydroskeleton। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एनिमल की बॉडी में, जैसे हम एनिलेट्स देखते हैं, खासतौर पर जो अर्थवर्म है फेमस है हाइड्रोस्केलेटन की एग्जांपल के लिए, तो हम उसी की बात कर लेते हैं कि उसी की बॉडी में जो फ्लूइड होता है और एक्सटर्नल बॉडी वाल पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। इट गिव सपोर्ट्स एंड अलाउ द बॉडी टू रिमेन फ्लेक्सिबल। तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, उसमें ये रोल प्ले करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैन बी कंपेयर्ड विद अ वाटर फिल्ड बैलून। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लें तो बुक में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी बैलून में आप वाटर फिल कर दें तो देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। इट इज रिजिड येट फ्लेक्सिबल। तो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी जिंदगी है, तो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो रिजिड तो होगा ही। द वाटर इन द बैलून इज इनकम्प्रेसिबल। जब हम एक हद से ज्यादा उसको कंप्रेस करेंगे, अगर तो हम उसको रप्चर नहीं करना चाहते तो फिर एक स्टेज पर वो इनकम्प्रेसिबल है। इफ इट इज pressed from one end, it causes the balloon to lengthen। तो अगर हम बैलून को एक साइड से प्रेस करें तो दूसरी साइड से उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। कंप्रेसिंग बोथ एंड causes the middle of the balloon to become
फैटर, अगर तो हम दोनों सिरे बैलून के कंप्रेस कर दें तो दरमियान से जो बैलून है वो मोटा हो जाता है, फैटर लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह बॉडी वॉल मसल्स एक्ट ऑन सिलोमिक फ्लूइड्स, बॉडी वॉल मसल्स एक्ट ऑन सिलोमिक फ्लूइड। इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनमें जो फ्लूइड फील्ड प्रेशर है बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है और वो भी फैटर हो जाते हैं। तो जैसे अर्थवर्म की मूवमेंट भी इसी तरह होती है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स की आपस में जब इंटरेक्शन होता है, मूवमेंट होती है, तो उनमें तो ऑन द बेसिस ऑफ बेली वो अपनी बेली पर मूव भी कर सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड चेंज ऑफ शेप इन मैनी एनिमल्स। तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे अहम जो बात है वो है टाइप्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न। ये अहम है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स में कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है और उनमें टिश्यू लेवल भी नहीं है, वो पूरी फ्रा हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। फिर जब सिमेट्री में आते हैं तो सिमेट्री में हम देखते हैं कि सिमेट्री की बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास फाइलम नाइडेरिया आ जाता है, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, और उसकी एग्जाम्पल हाइड्रा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट नहीं हुई, और ये जो हाइड्रा है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो इसी तरह जब हम ग्रेड बाइलेट्रा पे आते हैं तो उसमें 3 डिवीजन्स कर देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बेस पर, जैसा कि यहाँ मेंशन है, जिन्हें हम एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और ट्रूसिलोमेट्स कहते हैं। तो हमारे पास जो एसिलोमेट्स हैं इनमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है जिसमें फ्लैटवर्म्स और हमारे पास प्लिनेरिया है। इसके साथ साथ सूडोसिलोमेट्स में एस्केल्मन्थेस आता है, जिसमें हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्लिनेरिया, एस्केल्मन्थेस में टेपवर्म्स, राउंडवर्म्स, और इसी तरह जो हमारे पास आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट आ जाते हैं उसमें देन प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स, और उसमें हमारे पास आ जाते हैं एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मुलस्क्स हैं, और ड्यूटीरोस्टोम्स में हमारे पास एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है। तो हम इसको सिंपली देखते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें एज सच ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न, the animals without coelom are called acylomates, जिनमें सिलोम होती ही नहीं है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिलोम क्या है। In these animals, mesodermally derived tissues form a relatively solid mass of cells। तो हमारे पास जो मेसोडर्म है, जो लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होती है, वो यहाँ पर सिलोम नहीं बनाती बल्कि एक सॉलिड मैस बना देती है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कोई स्पेस छोड़ती ही नहीं है, सब फिल कर देती है। दिस मैस ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सम सेल्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ एसिलोमेट एनिमल आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स कॉल्ड पेरेन्काइमा। तो अगर पेरेन्काइमा का तस्करा आ गया है तो सेल्स ऑफ दिस एसिलोमेट एनिमल बॉडी है। तो जरूरी नहीं है कि पेरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पेरेन्काइमा सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो इनका कोई खास फंक्शन भी नहीं है। तो इसी तरह हम प्रीवियस पेज पर इसकी डायग्राम को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अभी अभी एसिलोमेट पढ़ा। तो एसिलोमेट में इस तस्वीर को गौर से देखें कि जो एक्टोडर्म है, जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान ये आउटर लेयर बना रहा है, और जो एंडोडर्म है ये गट की सराउंडिंग बना रहा है, और इसी के साथ साथ जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म है सही, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल हैं, इनमें तीसरी लेयर भी है, लेकिन ये तीसरी लेयर क्या कर रही है, ये एंडोडर्म से लेकर
एक्टोडर्म तक कंप्लीट जगह को फिल कर रही है पेरेन्काइमा सेल से, और यहाँ कोई प्लेस बाकी नहीं है जहां कोई ऑर्गन बने या टिश्यू एक्यूमुलेट करें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और ये होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसका रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेरिया है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स का कंसेप्ट सबसे अहम है, सबसे अहम है। इसमें क्या होता है समझें कि हमारे पास ये जो लेयर है ये एक्टोडर्मल लेयर है, ये एक्टोडर्मल लेयर है। और इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोडर्मल लेयर है। अब इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी ये है ट्रू सिलोमेट्स वो होते हैं जिनकी, आप इसको गौर से देखें कि जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन एनिमल्स में ये आउटर लेयर एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म जो बिल्कुल अंदर से मौजूद है, इसी तरह जो मेसोडर्म है वो उसका दो जगह पे होना लाजमी है। एक जो एक्टोडर्म है उसकी अंदर वाली साइड पर यहां पर एक लेयर मौजूद हो, फिर सिलोम है, ये व्हाइट कलर की सिलोम है, ये व्हाइट कलर की सिलोम है। सिलोम के बाद जब गट आए, एंडोडर्मस आए, तो लाजमी है कि गट के गिर्द, एंडोडर्मस के गिर्द भी मेसोडर्म की लेयर मौजूद हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा ही है कि जो आउटर लेयर है उसको भी अंदर से मेसोडर्म घेर ले, और जो गट की बाहर वाली सराउंडिंग है उसको भी मेसोडर्म घेर ले। तो अंदर की जो स्पेस है उसको सिर्फ और सिर्फ हर तरफ से मेसोडर्म ही लाई करेगी, हर तरफ से मेसोडर्म ही घेरेगी। लेकिन ये तो ट्रू सिलोमेट्स में होता है। इसी तरह इसे हम सूडोसिलोमेट्स क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें सिलोम भी है, और जो एक्टोडर्म है इसकी अंदर से मेसोडर्म भी है। आधा काम तो हो गया, लेकिन इसका ये जो एंडोडर्मस है इसके गिर्द भी मेसोडर्म का होना लाजमी था। अगर यहाँ मेसोडर्म हो जाए तो ये ट्रू सिलोमेट्स बन जाए, लेकिन क्योंकि इनमें मेसोडर्म अंदर से नहीं है, गट के ऊपर नहीं है, इसलिए हम इन्हें सूडोसिलोम कह रहे हैं। मैंने लिखा भी है कि मेसोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट अंडर एक्टोडर्मल सेल्स, एक्टोडर्मल लेयर के अंडर मौजूद हैं, बट एब्सेंट ऑन एंडोडर्मल लेयर। लेकिन ये एंडोडर्मल लेयर पर ऊपर से मौजूद नहीं है। अगर यहाँ होते तो ये ट्रू सिलोमेट्स होते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, और सिलोम के लिए, सिलोमेट्स के लिए ये शर्त है कि गट के ऊपर मेसोडर्मल लेयर हो और एक्टोडर्म के नीचे भी मेसोडर्मल लेयर मौजूद हो। जब ये ऐसा होता है तभी ये ट्रू सिलोमेट्स बनते हैं। क्योंकि इनमें ऐसा नहीं है इसलिए ये सूडोसिलोमेट्स हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया। तो इसी तरह अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट्स पैटर्न। A pseudocylome is a body cavity not entirely lined by mesoderm. कैविटी तो है लेकिन हर तरफ से ये मेसोडर्म से नहीं घिरी हुई। ऊपर से तो ये मेसोडर्म से घिरी हुई है क्योंकि क्योंकि एक्टोडर्म के नीचे मेसोडर्म की लेयर मौजूद है, लेकिन गट के ऊपर मेसोडर्म की लेयर मौजूद नहीं है, इसलिए ये कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म नहीं है। इट इज रेमनेंट, बचे हुए हिस्से हैं ऑफ ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील के जब हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के तमाम स्टेजेस पढ़ते हैं तो उसमें से एक स्टेज ब्लास्टोसील है, और उसमें ये ऐसा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, और मेसोडर्म जो लेयर है वो एक्टर्म के नीचे तो बन जाती है लेकिन गट के ऊपर नहीं बनती। मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द गट ट्रैक। वही बात आ गई कि जो मेसोडर्म के मसल लेयर हो या मेसोडर्म के सेल्स हो वो गट ट्रैक के ऊपर नहीं है। देयर इज नो मेसोडर्मल शीट कवर द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल। कि जो इनर सरफेस है एंडोडर्म है उसके गिर्द मेसोडर्म की लेयर मौजूद नहीं है। यही वजह है, यही वजह है कि ये ट्रू सिलोमेट नहीं कहलाते बल्कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं। And there is no membrane suspended then suspend organs in the body cavity, और इनमें membranes भी नहीं होती जो organs को suspend करें कैविटी के अंदर, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में
ये करेक्टरिस्टिक मौजूद है, ये करेक्टरिस्टिक मौजूद है कि हमारे जो मेसोडर्म्स हैं उससे मेसेंट्रीज निकलती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सस्टेन करती हैं, सस्पेंड करती हैं और अपनी जगह पे महफूज रखती हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो इसी तरह हम इसकी थर्ड और लास्ट टाइप पढ़ते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट पैटर्न है। तो हमारे पास सूडोसिलोमेट्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि एस्केल्मंथीस आते हैं, एस्केल्मंथीस जिसमें टेपवर्म और राउंड वर्म्स हैं। तो अब हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट पैटर्न की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एनिडेट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं और इसके साथ साथ मोलस्क्स हैं और एकाइनोडर्म्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, और हम कॉर्डेट की क्लास मैमल्स में आ रहे हैं। A coelom is a body cavity completely surrounded by mesoderm। तो कीवर्ड आ गए जिसके कि वो सीलोम ट्रू सीलोम होती है जो हर तरफ से मेसोडर्म से घिरी हुई हो। इट हैज अ थिन मेसोडर्मल शीट कॉल्ड पेरिटोनियम, वो लेयर जो एक्टोडर्म या हमारी बॉडी की जो बैरूनी लेयर है उसको अंदर से घेरती है, अंदरूनी तह बनाना ऑफ द बॉडी वॉल। इट इज कंटिन्यूअस विद द सिरोसा। मैंने आपको कहा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल या गट जो है उसके गिर्द भी मेसोडर्म की लेयर मौजूद होती है और इसे हम सिरोसा कह रहे हैं। देन सिरोसा लाइंस द आउटसाइड ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें विसरल ऑर्गन कह रहे हैं। और इस तरह जो हमारा डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री कैनाल है वो भी तो एक ऑर्गन है, तो उसको भी कहती है। द पेरिटोनियम एंड द सिरोसा आर कंटिन्यूअस एट सर्टेन पॉइंट्स। ज्यादातर पॉइंट पे एक साथ होते हैं। दीज पॉइंट्स फॉर्म सस्पेंडिंग शीट्स कॉल्ड मेसेंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको कहा, खास तौर पर मेसेंट्री को आप अगर गूगल पर सर्च करें तो आ जाता है कि मेसेंट्रीज दरअसल खुद भी एक ऑर्गन है। और ये क्या करता है, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अपनी जगह पे मेंटेन रखता है और ये आउटग्रोथ है मेसोडर्म्स की। मेसेंट्रीज सस्पेंड विसरल स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी कैविटी। तो इसका फंक्शन अब बताया गया है, ये इसके कीवर्ड्स हैं कि मेसेंट्रीज सस्पेंड करती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, तो सब बच्चे इसको प्रिपेयर करें और इसी में से क्विज सेशन होगा और इसको अच्छे से तैयार करें। अगर इसमें कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और जूम पर हमारा जो सेशन होगा उसमें भी हाईलाइट किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।